Good morning, student. I am Sambhu Sharma. Today, I am going to explain the poem Dust of Snow written by Robert Frost of the textbook First Fly Class 10. इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स बताने जा रहा हूँ. फुल समरी इंग्लिश और हिंदी में, मैसेज, थीम, सिंबॉलिक मीनिंग, पोएटिक डिवाइस भी बताने जा रहा हूँ. और अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी बताने जा रहा हूं जिसका एग्जामिनेशन में आने का संभावना बहुत अधिक है. तो मैं शुरुआत करता हूं कुछ डिफिकल्ट सिंबॉलिक के वर्ड मीनिंग से जो आपका राइटिंग और स्पोकन स्किल को इनरिच बनाता है. क्रो, अ ब्लैक अगली हरास वॉइस्ड बर्ड, सिंबल ऑफ डेथ एंड बैड ओमेन. यहाँ पर कौवा जो है एक काला, क्रूप, कड़वा आवाज वाला पक्षी है और वो डेथ और बैड लक का सिंबल है. शुक डाउन, फेल डाउनवर्ड बाय जर्क, यानी कि हिलकर नीचे गिरना. डस्ट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का सूक्ष्म कण. स्नो, फ्रोजन एटमॉस्फेरिक फेवर दैट फॉल्स इन वाइट लेयर्स. ये जो स्नो है, ये स्नो जमा हुआ जो एटमॉस्फेयर का वेपर होता है जो सफ़ेद परतों में हल्का सा गिरता है. हेमलक ट्री, अ पॉइजनस प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स एंड सिंबल ऑफ डेथ एंड बैड ओमेन. एक के पॉइजनस पेड़ है जिसका वाइट फ्लावर्स होता है और वो डेथ और बैड लक का सिंबल होता है. मूड, मेंटल कंडीशन, मानसिक के दशा. र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, अफसोस करना या फिर पछताना. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम द डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost. Here, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here, the way means the manner, ढंग, तरीका. Crow, black harassed voice, bird, symbol of death and bad omen, bad luck. Shook down on me. Here me, the poet himself, Robert Frost. The dust, fine particles of matter, snow, frozen atmospheric vapor that falls in white layers. Hemlock, a poisonous plant having white flower, symbol of death and bad omen. Here, crow and hemlock tree could not relate with a positive aspect of life. इस स्टेंजा में क्रो और हेमलक ट्री का वर्णन है जो जीवन का जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उससे संबंध नहीं रखता है. ये नकारात्मक दृष्टिकोण से संबंध रखता है. हम इसको अपशकुन के रूप में मानते हैं. इसको हम लोग बैड ओमेन मानते हैं, बैड लक मानते हैं. द पोएट सैट अंडर द हेमलक ट्री इन सॉरोफुल एंड डिप्रेस्ड मूड. जो पोएट है वो हेमलक ट्री के नीचे दुखी और डिप्रेस्ड मूड में बैठा हुआ है. ही वॉज लॉस्ट इन बीटर थॉट, वह ख्यालों में खोया हुआ है. तभी अचानक द क्रो सैट अटॉप ऑफ हेमलक ट्री, shook the branches covered with snow flakes. उसके बाद कौवा आता है, उस हेमलक ट्री के ऊपर बैठता है और जैसे ही हेमलक ट्री के ऊपर बैठा उस हेमलक ट्री का ब्रांच जिस पर स्नो से भरा हुआ था वो पोएट के शरीर के ऊपर गिरता है. नेक्स्ट, एक्सटेंजा. ही गिवन माई हर्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. Here, hurt means feeling. Here, mood means mental condition. Some part of a day means sorrowful or depressed time of the day. And rued means repent, पछताना, अफसोस करना. The poet says that his mood or mental condition has undergo a change. पोएट कहता है कि उसका जो मनोदशा है वह परिवर्तित हुआ और ये जो मनोदशा है ये परिवर्तित करने का काम किया. फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा और उसका मनोदशा
चेंज हो गया। नाउ फॉल ऑन बॉडी इज कॉन्सिडर्ड गुड लक इन अमेरिका। तो स्नोफॉल जब शरीर पर गिरता है तो अमेरिका में इसको गुड लक माना जाता है। या फिर द शावर ऑफ स्नो फ्लैक्स ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलक ट्री ऑल्सो अट्रैक्टेड द पोएट अटेंशन टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। और दूसरे तरफ जो स्नो फ्लैक्स है उसका जो बौछार है पोएट के ऊपर हेमलक ट्री से, ये पोएट के ध्यान को नेचर के ब्यूटी के तरफ अट्रैक्ट कर देता है। यानी कि स्नोफॉल होना ये नेचर का ब्यूटी है और इसको देखकर पोएट का ध्यान उधर आकृष्ट हो जाता है एंड हिज मूड चेंज एंड द रेस्ट ऑफ द डे बिकम्स प्लीजेंट आफ्टर दैट। और उसका फिर मूड परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो अनप्लीजेंट मूड था वो मूड प्लीजेंट मूड में चेंज हो जाता है और बाकी का दिन वह बर्बाद उसका नहीं होता है। In this poem there are a poetic device. First, metaphor. Metaphor दो different things और idea के बीच कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पर स्टेंजा फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ लाइन में मेटाफर है, जैसे कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। यहाँ पर स्नो का कंपैरिजन डस्ट से किया जा रहा है। जिस प्रकार डस्ट का मतलब वह फाइन पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, ठीक उसी प्रकार स्नो का भी मतलब फ्रोजन पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है। यानी कि जो डस्ट का क्वालिटी है वही क्वालिटी यहाँ पर स्नो का भी है। सेकंड, यहाँ पर राइम स्कीम जो है वो क्या है, राइम स्कीम भी पूछा जाता है। तो पोयम के लाइन के अंत में साउंड का जो एक्सचेंज होता है उसे हम राइम्स स्कीम कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा राइम्स स्कीम होगा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है इसको देखिए, फर्स्ट लाइन में है क्रो और थर्ड लाइन में है स्नो। तो अगर क्रो को ए मानते हैं तो स्नो को भी ए मानते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लय में है। उसके बाद अगर सेकंड लाइन के लास्ट में मी है और फोर्थ लाइन के लास्ट में ट्री है तो ये भी दोनों एक ही रिदम में है, एक ही लय में है। तो अगर हम इसको बी मानते हैं मी को, तो ट्री को भी बी मानते हैं। तो यहाँ पर राइम्स स्कीम जो होगा वो होगा ए बी। और उसके बाद यहाँ पर और एक दो राइम्स स्कीम है, एक दो यहाँ पर और जो पोएटिक डिवाइस है वो है, जैसे कि एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, तो एसोनेंस से पूरे लाइन में वॉवेल का रिपीटेशन। जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेंजा के सेकंड लाइन में आप देख रहे हो शुक डाउन ऑन मी, शुक में ओ, डाउन में ओ, ऑन में ओ, वॉवेल का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होगा वो एसोनेंस है। उसके बाद यहाँ पर पोएटिक डिवाइस से एलिटरेशन भी है। एलिटरेशन यानी कि एक ही लेटर से वर्ड की शुरुआत एक लाइन में कम से कम दो या दो से अधिक। जैसे कि आप सेकंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन को आप देखें, हैज़ गिवन माई हर्ट, यहाँ पर हैज एच से शुरू है, हर्ट एच लेटर से शुरू है। तो एक ही लाइन में एच लेटर से दो वर्ड है, तो ये लाइन एलिटरेशन होगा। फिर आप इसी के थर्ड लाइन में आइए, एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर सेव्ड एस लेटर से शुरू है, सम एस लेटर से शुरू है, यानी कि यहाँ पर दो वर्ड एस लेटर से शुरू है, इसलिए इसके थर्ड लाइन में भी एलिटरेशन होगा। अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ दिस पोएम इन हिंदी। ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, और हमें मैसेज देता है कि हमें प्रतिकूल स्थिति में भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खास पल, जैसे कि
फॉलिंग ऑफ स्नो, जो सिंपल तो है लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह पोएट के डिप्रेस्ड मूड को बदल देता है। पोएट सलाह देता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट देखने के बजाय हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। इस पोएम का थीम भी है जिसे मैं हिंदी में वर्णन करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम यह पोएम एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, यानी कि यह संसार अच्छा से ज़्यादा बुरा है। इस प्रकार का मानव का जो जजमेंट होता है वह किसी भी इश्यू पर भ्रमित हो सकता है, मिसगाइडिंग हो सकता है। अंत में पोएट हैमलक ट्री का वर्णन एक पॉइजनस पेड़ के रूप में करता है और क्रो का वर्णन बैड लक के रूप में करता है। लेकिन दोनों एलिमेंट क्रो और हैमलक ट्री पोएट का मूड को बदल देता है और पोएट के लिए एक पॉजिटिव व्यू उत्पन्न करता है जो बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। अब मैं इसका समरी भी बताने जा रहा हूँ हिंदी में। पोएम डस्ट ऑफ स्नो एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट का बेहतर रचनाओं में से एक है। पोएट एक खास मोमेंट को प्रस्तुत करता है जो सिंपल है लेकिन उसका बड़ा महत्व है। यह पोएम एक व्यक्ति के बारे में है जो उदास और तनावग्रस्त है, लेकिन एक सर्टेन मोमेंट यानी कि फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो पोएट के दुखद मूड को चेंज कर देता है और उसका मूड प्लीजेंट हो जाता है। इसलिए यह पोयम हमें शिक्षा देता है कि हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव व्यू में इतनी क्षमता होती है कि वो असंभव काम को भी संभव बना देता है। हमें आशावादी बनना चाहिए और सोचना चाहिए कि सारा चीज़ बेहतर के लिए ही होता है। नाउ आई एम गोइंग टू answer the important question of this lesson. What did the poet think before falling the dust of snow on him? पोएट अपने ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने के पहले क्या सोचता है? एट फर्स्ट द पोएट एक्टेड एज ए पेसिमिस्ट। सर्वप्रथम यहाँ पर पोएट एक निराशावाद के रूप में रहता है। वह निराशावाद है यानी कि वो हमेशा निगेटिव साइड देखता है। ही वॉज थिंकिंग दैट द वर्ल्ड वॉज बैड रेदर देन गुड एज ही फेस्ड सम बीटर एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। और पोएट सोच रहा था कि ये जो संसार है वो अच्छा से ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक कड़वा अनुभव किया था। ही थॉट दैट हिज डे वॉज ruined। पोएट सोचता है कि उसका दिन खराब हो गया। ही वॉज नॉट इन ए गुड मूड। वह अच्छा मूड में नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हैमलक रिप्रेजेंट? यहाँ पर क्रो और हैमलक के किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? द क्रो इज कॉन्सिडर्ड एज ए ब्लैक अगली हैरास वॉइस्ड बर्ड एंड रिफ्लेक्ट होपलेस एंड डिप्रेस्ड व्यू ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर जो क्रो है वो एक काला, कुरूप और कर्कश आवाज वाला पक्षी है जो निराशा और थिंकिंग का डिप्रेस्ड व्यू को प्रस्तुत करता है। हैमलक इज अ पॉइजनस ट्री हैविंग स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हैमलक एक जहरीला पेड़ है जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं। यहाँ पर बोथ आर अगली। यहाँ पर क्रो और पॉइजनस ट्री दोनों अगली हैं। दे रिवील द फॉगी, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बीटर साइड ऑफ नेचर। यहाँ पर दोनों क्रो और हैमलक ट्री नेचर का कड़वा, नेचर का दुखद और नेचर का जो निगेटिव साइड है उसको प्रस्तुत करता है। नंबर 3, हाउ वाज द पोएट्स मूड एट फर्स्ट? विच इंसिडेंट ब्रॉट ए चेंज इन हिज माइंड? पोएट का सर्वप्रथम कैसा मूड था और कौन सी घटना पोएट के मनोदशा को बदल देता है? एट फर्स्ट द मूड ऑफ द पोएट वॉज बैड। सर्वप्रथम पोएट का मूड बैड था। ही थॉट दैट ए पार्ट ऑफ द डे वॉज ruined। वह सोचता है
कि दिन का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। लकली द क्रो सैट ऑन द ट्री एंड शुक इट एंड द स्नो फ्लॉक फेल ऑन हिम। और किस्मत से एक कौवा उस पेड़ पर बैठता है और बैठते ही वह पेड़ की टहनी हिलता है और उस पे से स्नो फ्लैक्स पोएट के ऊपर गिरता है। इन दिस वे हिज मूड चेंज, और इस तरह उसका मूड चेंज हो जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड टू बी डिप्रेस्ड, और बाकी का दिन खराब होने से बच जाता है। नंबर 4, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द पोएम आर देयर एंड व्हाट डज दे रिप्रेजेंट। यहाँ पर इस पोएम में कितने एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस पोएम। इस पोएम में 4 एलिमेंट हैं। दे आर स्नो, हैमलेट ट्री, द क्रो एंड द मूड ऑफ द पोएट। यहाँ पर 4 एलिमेंट है। दे ऑल सिंबलाइज डिप्रेशन, सैडनेस, बैड ओमेन। और ये चारों एलिमेंट डिप्रेशन को सिंबलाइज करता है, सैडनेस को सिंबलाइज करता है और बैड लक को सिंबलाइज करता है। तो अब बस इतना ही।